नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आदिकालीन श्रृंखला के अंतर्गत इस कक्षा में आज हम जानेंगे आदिकालीन विविध धाराओं के बारे में कि आदिकाल में साहित्य की कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। तो विविध धाराओं के विषय में देखते हैं आज की कक्षा। आदिकाल में यदि हम देखें तो सबसे पहले जिस साहित्य की प्रचुरता दिखाई देती है, संख्या में भी अधिक है जिस साहित्य की कृतियाँ, वो है रासो साहित्य। रासो शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के विषय में यदि हम देखें तो अनेकानेक धारणाएं प्रचलित हैं। फ्रांस के इतिहासकार गार्सा दतारसी इसका संबंध राजसूरी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल रासों की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। कुछ विद्वान इसका अर्थ रहस्य से मानते हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो रासो आदिकाल में दिखाई देने वाली एक ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत वीरता प्रधान कविताओं की रचनाओं की प्रचुरता देखने को मिलती है। तो रासो एक वीर रस का काव्य है जिसका अर्थ है मनोरंजन करना। रासो मूलतः आदिकालीन कवियों द्वारा रचित एक चरित काव्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आदिकालीन समाज में राजाश्रय की प्रवृत्ति प्रचलित थी। सभी कवि राजाओं के संरक्षण में रहते थे और अपने आश्रयदाता जो राजा थे उनका बढ़ चढ़ के अतिशयोक्तिपूर्ण वे वर्णन करते थे। वे उनके साथ युद्धों में जाते थे, वे उनके युद्धों का सजीव वर्णन प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार वीरता परक प्राधान्य वाली रचनाएं रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत गिनी जाने लगी। इस परंपरा में यदि हम देखें तो सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध रचना चंदर बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, जो कि भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन वृत्त पर आधारित थी। 69 समयों में विभक्त यह ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध है। क्योंकि अधिकांश विद्वान इसे प्रमाणित मानते हैं, तो एक वर्ग कहता है कि ये प्रमाणित है ही नहीं, तो बीच का एक वर्ग इसे अर्ध प्रमाणित मानता है। तो इस तरह से जितने विवाद इस कृति को लेकर हुए हैं उसके कारण इसकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ गई है। तो रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त दलपति विजय कृत खुमाण रासो, परमाल रासो जो कि जगनिक कृत है जिसे आलखंड भी कहा जाता है और जो आज भी बुंदेलखंड में गाया जाता है, जिसमें कि महोबा के दो वीर सरदार आल्हा और उदल की सुंदर युद्ध कलाओं का चित्रण प्रस्तुत होता है। तो परमाल राजो जिसमें राजा परमादिक वर्मन यानी परमाल का तथा आल्हा उदल का सुंदर शौर्य सामने आता है। उनकी विजय गाथाओं का वर्णन परमाल रासो की विषय वस्तु है। इसके अतिरिक्त अन्य रासो ग्रंथों में हमीर रासो भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके रचनाकार सारंगधर है। अब यदि हम इस युग की प्रवृत्तियों को देखें तो इस युग में अमीर खुसरो द्वारा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खुसरो की कव्वालियाँ, गीत, पहेलियाँ, दोहों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया तथा कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। परंतु मूलतः इस साहित्य में संध्या भाषा का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है अस्पष्ट। इस युग में रासो काव्यों की प्रधानता रही है, जैसा कि अभी हमने देखा था।
तो रासक या रसायन से जोड़ा गया, किंतु अधिकांश रूप से इसमें हम सिद्धों और नाथों की रचनाओं को भी देखते हैं। इस समय की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार रही हैं: राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश लोक भाषा या देश भाषा, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश भाषा जिसमें विद्यापति की पदावली की रचना हुई है। इसके अतिरिक्त अवहट्ट, डिंगल तथा पिंगल की भाषाओं का भी प्रचलन इस युग में था। अब प्रमुख कवि यदि इस काल के हम देखें तो चंदर बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान तथा स्वयंभू इत्यादि हैं। इस काल की प्रमुख रचनाओं को यदि हम देखें तो चंदर बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति कृत कीर्तिलता कीर्ति पताका, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, स्वयंभू कृत पौमचर्यु तथा धनपाल कृत भविष्य कहा आदि हैं। जोइंदु कृत परम प्रकाश जो कि जैन काव्य की रचना मानी जाती है, अमीर खुसरो कृत पदावली आदि इस युग की प्रमुख रचनाएं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस काल में रासो काव्य प्रधानता से दिखाई देता है। उसके अतिरिक्त सिद्धों और नाथों की रचनाएं भी हमें इस युग में दिखाई देती हैं। अगली कक्षा में हम विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे नाथ पंथ का।